हाँ जी, सनातन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में लिमिट वाला जो सेक्शन था वो शुरू कर दिया था। लिमिट, सीमा जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, उसको हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, जहां हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखा, राइट हैंड लिमिट निकालना सीखा। जब ये दोनों बराबर हो जाएं, फाइनाइट हो जाएं, यूनिक वैल्यू लेके आ जाएं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा लिमिट का, उसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, लिमिट यानी कि सीमा ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं, उन पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है किसके लिए? लिमिट के लिए। शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट है, चल जिंदगी में फिर से दौड़ लगाता हूं, तूने एक बार हराया था, मैं इस बार जीत के दिखाता हूं। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आपके साथ बहुत बार आएंगे जब आपको लगेगा कि फेलियर्स आपका पीछा कर रहे हैं। असफलताएं जहां जहां आप परीक्षा में शामिल होते जा रहे हो, असफलताएं आपके पीछे पीछे चलती जा रही है। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर सफल व्यक्ति बहुत बार पहले असफल हो चुका होता है। हमारा ही उदाहरण ले लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक एग्ज़ाम में बैठे और उसी में सफल हो गए और यहाँ आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए, लेक्चर देने के लिए आ गए। ऐसा नहीं है ना। हमेशा ही लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं ज़िंदगी में आपके। आप ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतों का सामना भी करते हो, लोग आपके साथ भी जुड़ते हैं, लोग आपका साथ भी देते हैं। तो सभी प्रकार की परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा ही जूझने का नाम है, जूझते रहना चाहिए। आप लड़ते रहोगे, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अवश्यंभावी है, ये होगा ही होगा। श्योर सक्सेस की गारंटी है, बशर्ते कि आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। इन विपरीत परिस्थितियों के सामना करते हुए भी आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, जूझते रहना है, लड़ते रहना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ लिमिट, सीमा ज्ञात करने की विधियां। हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि सीमा ज्ञात करने की बहुत सारी विधियों को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिनमें से जो सबसे पहली और सबसे बेसिक जो विधि है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये अपने नाम के अनुसार ही विधि है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू a ओवर fx, है ना। तो आपको बस इस a का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना है। x की जगह, वेरिएबल की जगह सीधा क्या रखना है, a रखना है। अगर वेरिएबल की जगह डायरेक्ट a रख दोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a। x की जगह बस क्या रख दिया, a रख दिया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब ये जो f ऑफ a की वैल्यू आई है, यही किसका मान होगी, लिमिट का मान होगी, बशर्ते कि रिजल्ट जो आए वो फाइनाइट आए और कैसा आए, यूनिक आए। ये तो वो एग्जिस्टेंस कंडीशन है ना। तो ठीक वही बात है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको यहां करना क्या है, आपको यहां करना है सब्स्टिट्यूट करना है। खाली fx जो दिया गया है उसमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह बस a रखना है। जैसे ही आप क्या रख दोगे, जैसे ही आप x की जगह a रख दोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a। f ऑफ a इन केस फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो मतलब फिर वही लिमिट का मान है। आपको फिर और कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी विधि कहती है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे समझ में। fx पर लगाया लिमिट x टेंस टू a, प्रतिस्थापित किया x की जगह a, बन गया fa। बस शर्त ये है कि फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट और यूनिक नहीं आ रहा ना तो फिर ये लिमिट का मान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक कोई छोटा सा फंक्शन ले लिया और ये लिख दिया मैंने लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। u अपॉन वी के रूप में एक फंक्शन हमने लिया है और डायरेक्ट लिख दिया लिमिट x टेंस टू 1, इस पर अप्लाई करनी है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लिमिट रख के देख लो। जैसे ही आप x की जगह 1 रख के देखोगे तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। टोटल कितना बन गया, ऊपर 3 और नीचे कितना बन गया, 4। आपने देखा कि ये जो 3/4 वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी फाइनाइट वैल्यू है और ये कैसी वैल्यू भी है, ये यूनिक वैल्यू भी है। और ये फाइनाइट और यूनिक है, इसीलिए ये 3/4 किसका मान है, इस फंक्शन की x टेंस टू 1 पर लिमिट की वैल्यू है। आगे बात समझ में। तो
ये जो फंक्शन में a रखना है ना, वो आपको प्रैक्टिकली कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। फंक्शन जो भी दिया गया होगा उसमें हम क्या रख देंगे, x का जो भी मान अपने को यहाँ संबंधित मान दिया गया है वो रख देंगे बस, ठीक है। तो जनरली अगर छोटा सा उदाहरण लेना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो हम ऐसा कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें लिमिट रखते ही कोई ना कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ अपन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल दूंगा कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं, है ना। x की जगह 1 रखना और सीधा उत्तर रखना, ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता है। इसीलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न से। ये दिखने में छोटा सा लगेगा आपको, लेकिन ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिख रहा होगा आपको, है ना, डिवाइड बाई अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, दिख जाएगा आपको। ये लो, लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट x की जगह इनफाइनाइट रख के देखेंगे। जैसे ही आप क्या करते हो, x की जगह इन्फिनिटी रखते हो, तो ऊपर भी ये इनफाइनाइट बन गया और नीचे भी ये क्या बन गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी हो गया, नीचे भी इन्फिनिटी का स्क्वायर है वो भी इन्फिनिटी बन गया। तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। मुझे कैसा मान नहीं मिला, फाइनाइट और यूनिक मान मुझे नहीं मिला। नहीं मिला तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तो यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि फंक्शन को पहले आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उसके बाद लिमिट को अप्लाई करो, ऐसा हमें जरूरी है करना हर बार। तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे समझो। पहले तो मैं आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना समझा देता हूं। अगर इनफाइनाइट लिमिट पर क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा ही क्या करना चाहिए, हमेशा ही सबसे पहले देखना चाहिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, उससे डिवाइड कर देना चाहिए। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर यहाँ सबसे बड़ा घात है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, तो u और v दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये बनेगा a एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो a बन गया, ये बनेगा b अपॉन एक्स और प्लस ये बन जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपने न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। ऐसे डिनोमिनेटर में कर दो तो ये बनेगा अल्फा प्लस ये बनेगा बीटा अपॉन एक्स प्लस गामा अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने अंश व हर में इसका भाग लगा दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया। उसके बाद आया ये। अब चूंकि इनफाइनाइट लिमिट है तो अब सब्स्टिट्यूट करके देखो, मतलब मैंने पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, सीधे इन्फिनिटी रख के देखा, मुझे फाइनाइट और यूनिक मान नहीं मिल गए, क्या मिल गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिल गई। इसलिए मुझे क्या करने पर विचार करना पड़ा। अब दो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप किसी दूसरे मेथड पर विचार करो, अगर आप किसी दूसरे मेथड पर विचार नहीं कर रहे हो तो पहले इसको सरल करने पर विचार करो, सरल कर लो पहले। सरल करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, अब मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी रखूंगा, तो एक्स की जगह इन्फिनिटी रखते ही क्या बन गया, b अपॉन इन्फिनिटी यानी कि ये 0 बन गया, c अपॉन इन्फिनिटी यानी कि ये भी 0 बन गया। तो न्यूमरेटर में सिर्फ कौन रह गया, a। ऐसे ही बीटा अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 बन गया और गामा अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 बन गया, तो क्या रह गया, अल्फा। तो इसका आंसर कौन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका a अपॉन अल्फा। आपने देखा आया सब्स्टिट्यूशन से ही, पर डायरेक्ट नहीं आया। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रही है, अनिर्धारीय रूप बन रहा है, लेकिन हम जब सरल करने के बाद सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। ऐसे प्रश्नों में आंसर तय है अगर अंश व हर की उच्चतम घात समान है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है वो इक्वल डिग्री की है, तो जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट है ना वही आंसर आएगा। यहाँ हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा है, तो a बाई अल्फा यही क्या होगा, यही आंसर होगा। अगर इनफाइनाइट लिमिट का सवाल है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। इसके एप्लीकेशन के तौर पर ये वाला सवाल देख लेते हैं, इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो मैंने क्या बताया आपको, खाली इनफाइनाइट लिमिट देखनी है, उसके बाद देखना कि अंश की सबसे बड़ी घात कौन है, एक्स स्क्वायर है, हर की भी सबसे बड़ी घात कौन है, वो भी एक्स स्क्वायर है, दोनों घातें बराबर हैं, एक्स स्क्वायर ही ऊपर है एक्स स्क्वायर ही नीचे, इक्वल है ना। तो फिर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो है 3 और नीचे जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो है 7, तो 3/7 क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लिया अपन ने, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये सवाल कुछ ऐसा ले लिया, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहले वाला आंसर लिख देते हैं 3/7। ये भी सवाल ठीक वैसा ही है, हाईएस्ट डिग्री का टर्म यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लिमिट भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूंगा, सबसे बड़ी घात का गुणांक 3
ऊपर सबसे बड़ी घात का गुणांक -1 नीचे, तो फाइनल आंसर कौन आएगा? आंसर आएगा -3। आप कहीं जल्दबाजी में 3/1 मत लिख देना, है ना। यहाँ कोफिशिएंट रिशफल करके लिखे हुए हैं, तो सबसे बड़ी घात के कोफिशिएंट को ही आपको चूज करना है, बाकी जो घातें हैं उनको नहीं चूज करना है। ये आप समझ भी गए होंगे कि सबसे बड़ी घात का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि बाकी जीरो बन जाते हैं, सबसे बड़ी घात के जो कोफिशिएंट है वही बचते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल हुआ अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का। चलो अगले स्लाइड पर चलते हैं। और अपन ने 2 सवाल और लिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उन पर गौर करेंगे। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये लो, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रूट n डिवाइड बाई रूट n प्लस 1। और एक प्रश्न और दिया है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इन दोनों को सवालों को अपने को क्या करना है? एक एक करके सरल करना है। देखो जी, यहां क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब n की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा? नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये आ गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लिमिट का मान नहीं है। ये लिमिट का मान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट एक ही बात बताई है कि ये जो वैल्यू आए ना, ये फाइनाइट आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। यहाँ फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, इसलिए कुछ इसमें ठीक करना पड़ेगा। अब पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है इसको सरलीकृत करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको कैसे सरल करेंगे ये देख लो। आपने खूब बार ऐसे सवाल किए हैं, हमेशा ही अपन क्या करते हैं? हमेशा ही अपन कैसे सरल करते हैं बताओ ऐसे सवालों को? मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी लिमिट अगर आपको दिख जाए तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म कॉमन निकाल लो खाली। हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन आएगा बताओ? यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर तो रूट n पड़ा रहेगा, नीचे से भी आप रूट n को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप रूट n को रूट n में से कॉमन लोगे तो 1 बनेगा, ये इसमें से n कॉमन लेंगे तो बाहर रूट n आएगा, तो n कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन n, ऐसा ही तो रहेगा। ये रूट n से रूट n कैंसिल आउट हो गया। अब n की जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। जैसे ही n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर तो अब 1 रह ही गया है, नीचे बन गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बटे इन्फिनिटी कितना हो गया? 0, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा मेथड लगेगा? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। n की जगह रूट n अपन ने कॉमन ले लिया, सरल करने पर रूट n कट गया और बाद में n की जगह अपन ने कितना रख दिया? इनफाइनाइट रख दिया और अपने को अपना आंसर मिल गया। ऐसे ही यहां जाइए, यहां पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, अंडर रूट ऑफ x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सरल करें देखना, इसमें भी अपन वो वाला ही काम करेंगे। कौन सा वाला काम करेंगे? कॉमन निकालने वाला ही, जो अपन ने अभी किया था ना, रूट n अपन ने कॉमन निकाल लिया था। वैसे ही यहाँ अपन क्या करेंगे? x को कॉमन निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है आपकी, x को जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा x कॉमन ले लिया अपन ने, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बताओ? x तो कॉमन ले लेंगे अपन, तो बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ऐसा ही तो बनेगा। ये जो x आपने कॉमन लिया था ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको इन्फिनिटी रखना है, जैसे ही आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? देखो ये हो गया 1 माइनस, ये बन गया साइन इन्फिनिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है। साइन एक बाउंडेड फंक्शन होता है, हमने ग्राफ में भी इसको पढ़ा था, और आपको मैंने ये भी बताया था कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम तो -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है, यानी -1 और +1 के बीच हमेशा ही फाइनाइट मान लेके आता है कौन? साइन। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से +1 के बीच कैसी वैल्यू? फाइनाइट वैल्यू। मतलब ये कुछ भी हो, कोई ना कोई फाइनाइट मान होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा ये। और डिवाइड बाई क्या है? डिवाइड बाई है x, x का मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? ये देखो डिनोमिनेटर में पहली टर्म तो यहाँ भी 1 है, प्लस कोस इन्फिनिटी भी क्या होता है? कोस इन्फिनिटी भी -1 से लेके +1 के बीच फाइनाइट वैल्यू आती है। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ कोस एक्स नहीं है, कोस स्क्वायर एक्स है।
अब कोस एक्स तो -1 और +1 के बीच होता है हमेशा ही, लेकिन कोस स्क्वायर एक्स है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस ये करना पड़ेगा कि यहाँ ये जो -1 का इस्तेमाल मैंने किया है ना, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे -1 का इस्तेमाल? चूंकि ये कोस स्क्वायर एक्स है, इसलिए किससे किसके बीच आएगा, इसलिए ये 0 से 1 के बीच की फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको खाली समझना है, अगर यहाँ कोस एक्स होता तो मैं लिखता -1 से +1 के बीच कैसी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है इसलिए वो 0 से 1 के बीच की फाइनाइट वैल्यू लेके आएगा, बिकॉज -1 से लेकर 0 की जो भी राशियां होंगी उन सब का स्क्वायर करने पर वो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है इन्फिनिटी। अब सरल कर लो इसको, क्या बनता है देखो, ये हो गया √1 माइनस किसी फाइनाइट वैल्यू में अगर इनफाइनाइट का भाग लगाओगे तो 0 आएगा, 1 प्लस किसी फाइनाइट वैल्यू में अगर इनफाइनाइट का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 0। फाइनली आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा, फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, दोनों प्रश्न आगे समझ में। ये 1 कैसी वैल्यू है, ये 1 आपकी फाइनाइट वैल्यू है, और ये फाइनाइट वैल्यू होने के साथ साथ यूनिक वैल्यू भी है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो चले, हो गया क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ो। अगली स्लाइड क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या है, और ये जो प्रश्न अपन करने जा रहे हैं इन प्रश्नों को आप बहुत गंभीरता से ले लेना, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो ये सवाल अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ये वाला सवाल कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में टर्म क्या दी गई है, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, 3 स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, अप टू n स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब। इसको अपने को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे बताओ इसको, इसको लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आप ये देख रहे होंगे कि सब में डिनोमिनेटर में कौन है, सब में डिनोमिनेटर में n क्यूब है, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला बन गया आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। ये तो आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया, साथ में नीचे कौन था ये आपका, साथ में नीचे आपका n क्यूब और था ही। अब ये ठीक वैसा ही सवाल हो गया पोलिनोमियल वाला जो हमने सबसे पहले किया था। मैंने कहा था कि आपको खाली ये देखना कि ऊपर अंश में और नीचे हर में घात बराबर है क्या, अगर घात बराबर है तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट आएगा ना वही आंसर आएगा। ऊपर की डिग्री कितने बनेगी, देखो 2n में 1 डिग्री है n की, n में यहाँ भी 1 डिग्री हो गई, इस n से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3 घात बनेगी, नीचे भी कितनी घात है, नीचे भी 3 घात, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऊपर जो n क्यूब बनेगा वो ये और ये मल्टीप्लाई होने पर बनेगा, तो उसका कोफिशिएंट कितना बनेगा, उसका कोफिशिएंट बनेगा 2, और नीचे जो n क्यूब है उसका कोफिशिएंट कितना है 6, तो आपको डायरेक्ट आंसर कितना मिल जाएगा इसका 1/3। भाई हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ही छांटना होता है तो बाकी क्यों मल्टीप्लाई करो, खाली ये देख लो कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, वो आपका 2 बन रहा था ऊपर, 6 बन रहा है नीचे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। इस पे आ जाओ, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, खुद कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू भी 2 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लिमिट का मान आपको ज्ञात नहीं करना, इस बार दिया हुआ है, कह रहा है कि लिमिट का मान 2 है, तो आपको मान किसका बताना है, ए और बी का मान बताना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार करोगे। ठीक है, कैसे करते हैं इन सवालों को, ये है लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। पहले इसको सरल कर लो, क्या बनता है, सरल करने पर बन रहा है नीचे ये x प्लस 1 आ रहा है, ऊपर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x प्लस 1 को गुणा करेंगे ax से तो बनेगा माइनस का ax स्क्वायर और माइनस का ax, और b को गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का bx और माइनस का b।
माइनस का बन जाएगा बी एक्स और माइनस का बन जाएगा बी, और लिमिट की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 2, है ना। अब इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टर हो रहे हैं देखो। फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक टर्म तो ये रही, एक ये रही, दोनों में से एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, बच गया 1 माइनस ए। एक्स की भी दो टर्म है देखो यहाँ पे, एक्स की दो टर्म है तो माइनस का एक्स इन दोनों में से कॉमन आ गया, बच गया ए प्लस बी। कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, माइनस का 1 और माइनस का बी, तो माइनस का यहाँ कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस बी। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है एक्स प्लस 1, और वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इनफाइनाइट लिमिट का सवाल होता है ना, तो इनफाइनाइट लिमिट के सवाल में आंसर हमेशा ही क्या आता है, आंसर हमेशा ही आता है अंश की डिग्री और हर की डिग्री अगर बराबर है, तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उसका जो रेशियो होगा वही आंसर आएगा। ये बात अपन कर चुके हैं। मैंने ये देखना कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है क्या इस सवाल में, तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट लेके आ रहा है 1 माइनस ए किस में, अंश में, लेकिन हर में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हर में तो कौन है, हर में तो है एक्स। इसका मतलब ऊपर की डिग्री बड़ी है और नीचे की डिग्री छोटी है। इसका मतलब अगर सब कुछ सरल भी कर लेंगे तो भी ऊपर एक डिग्री फालतू रहेगी ही रहेगी, तो इनफाइनाइट आंसर आएगा इसका, तो क्योंकि ऊपर एक्स बचेगा, ऊपर एक्स बचेगा, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आएगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि ना इसका आंसर तो 2 आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अगर यही सेम सवाल रहे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, बट वो 2 दे रहा है, इसका मतलब इस सवाल में कोई ना कोई चेंज करना है अपने को। अब वो कैसे चेंज होगा समझो, मतलब हाईएस्ट डिग्री सेम बनेगी तो ही तो आंसर 2 आएगा। फाइनाइट वैल्यू तो तब आ सकती है ना खाली जब हाईएस्ट डिग्री सेम बने। अब हाईएस्ट डिग्री में कैसे सेम बनाऊं, है तो नहीं, ऊपर की तो एक्स स्क्वायर है और नीचे की तो एक्स है, ऊपर की तो 2 डिग्री है और नीचे की तो 1 डिग्री है, सेम है तो नहीं, पर क्या सेम बनाई जा सकती है, ये देखो खाली आप देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है 1 माइनस ए। अगर मैं इसे 0 के बराबर कर दूं, अगर मैं इसे 0 के बराबर कर दूं, यानी कि ए का मान कितना आ जाए, यानी कि ए का मान 1 आ जाए, तो मेरे एक फायदा हो जाए। फायदा क्या हो मेरा सवाल नया बन जाए, क्या बन जाए नया सवाल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, चूंकि 1 माइनस ए बराबर 0 हो चुका है, यानी ए बराबर 1 हो चुका है, तो इसमें ए बराबर 1 रख दो। जैसे ही आप इसमें ए की जगह 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 करके 0 हो जाएगा, टर्म ही गायब हो जाएगी। तो अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आएगी माइनस एक्स, ए की जगह 1 हो गया, प्लस बी, और माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये सवाल ऐसा बन गया, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 0 के बराबर कर दिया मैंने, उससे फायदा क्या हुआ कि वो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हट गया, और उसके हटने का फायदा क्या हुआ कि अब जो अंश और हर की डिग्री है वो समान हो गई। अब ये समान हो गई, तब यहां से आंसर निकाल लो आप, कैसे आएगा, हाईएस्ट डिग्री एक्स हो गई, अब उसका कोफिशिएंट ऊपर तो है माइनस का 1 प्लस बी और नीचे है वो 1, ये किसके बराबर आएगा, ये लिमिट के बराबर आएगा, और लिमिट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन गया -2 -1, तो b की वैल्यू भैया जी कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -3। तो a का मान तो कितना हो गया, a का मान तो हो गया यहाँ 1, और b की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई है -3। यहाँ वो आपकी थ्योरी काम में आई एग्जिस्टेंस वाली, क्योंकि अगर आप इस गुणांक को 0 नहीं करोगे तो लिमिट इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज लिमिट तो फाइनाइट होती है। तो फिर इसको फिर अपने को फाइनाइट लिमिट लाने के लिए अपने को इस कोफिशिएंट को कितना करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। इसीलिए दो फायदे हुए, एक तो लिमिट फाइनाइट हो गई, और दूसरा फायदा ये होगा कि जिस पैरामीटर का मान हमें पूछा है उसका मान भी हमें ज्ञात हो गया, ए का मान निकल गया ना। चलो अगला देखो, आ जाओ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है इसलिए इसको बाद में करेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। ये लिमिट है, अगर आपको साफ विजिबल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अब दिख जाएगा ना। लिमिट है x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर tan 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, माइनस इन्फिनिटी लिमिट आ गई। तो माइनस इन्फिनिटी को तो अपन एक काम करेंगे, प्लस इन्फिनिटी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, लेट मान लेंगे x की वैल्यू -t के बराबर मान लेंगे। वेरिएबल का चिन्ह बदलने के लिए हमने नया वेरिएबल ले लिया, नया वेरिएबल नेगेटिव ले लिया बस। तो
तो क्या आ जाएगा बताओ, x की जगह माइनस टी रख दो, क्या बन जाएगा ये बनेगा लिमिट माइनस टी का मान माइनस इन्फिनिटी है, यानी टी का मान इन्फिनिटी हो गया। ओके, तो लिमिट अब टी में बन गई और इन्फिनिटी बन गई, है ना। इधर क्या बनेगा, माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 1 अपॉन माइनस टी, टेन में माइनस का चिन्ह वो बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ क्या बनेगा देखो 8 माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस टी स्क्वायर बनेगा, माइनस का 70 और प्लस का 1, ऐसा ही बन गए। वो माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए ऐसा कर लिया, जरूरी नहीं है करो ही आप ऐसा, माइनस इन्फिनिटी लिमिट रख लेना, वो तो खास बात नहीं है, थोड़ा सिंपल दिखता है बस, इतनी बात है। अब टी स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे टी स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का टी स्क्वायर साथ में tan 1 अपॉन टी हो ही गया, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर टी आएगा क्योंकि रूट भी तो लगा हुआ है ना, क्या बन गया ये बन गया अंडर रूट 8 माइनस 7 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर था ऊपर, टी नीचे है, तो एक टी से एक टी तो कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ये क्या है tan 1 अपॉन टी डिवाइड बाई ये जो टी बच गया ना, इसको भी 1 अपॉन टी लिख के नीचे भेज दो, टी को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई क्या चल रहा है, डिवाइड बाई चल रहा है रूट ऑफ 8 माइनस 7 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, देखो आप जानते हो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, आप जानते हो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ऐसे ही tan एक्स अपॉन एक्स भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैं यहां लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स भी किसके बराबर होता है, tan एक्स अपॉन एक्स भी होता है 1 के बराबर, दोनों ये 1 के बराबर होते हैं। तो ये बन गया tan एक्स अपॉन एक्स। पर आप पूछोगे मेरे से कि सर आप बता रहे हो कि ये तो x टेंस टू 0 पे होता है, पर यहाँ तो लिमिट इन्फिनिटी है। अरे बेटा वेरिएबल देखो ना, यहाँ कौन है, वेरिएबल यहाँ x है और वो x 0 बन रहा है, मतलब tan का वेरिएबल 0 बनना चाहिए, यहाँ भी वेरिएबल 0 बनेगा। देखो ये वेरिएबल है 1 अपॉन टी, लिमिट जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 ही बनेगा। ऐसे ही ये जो वेरिएबल है 1 अपॉन टी, लिमिट जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 ही बनेगा। तो वेरिएबल, ये दोनों जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल कितने बनने चाहिए, 0 बनने चाहिए लिमिट रखने पर। 1 अपॉन टी इन्फिनिटी रखने पर 0 ही बन रहा है, 1 अपॉन टी इन्फिनिटी रखने पर 0 ही बन रहा है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, इसलिए वैल्यू कितनी आएगी, इसकी तो 1 होगी तो ऊपर तो बन गया -1, नीचे यहाँ भी 0 गया और यहाँ भी 0 गया, तो रूट किसका बच गया, रूट बच गया 8 का रूट हो गया। 8 का रूट का मतलब हो गया 2√2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2√2, ये आपके आंसर की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें वैसे ये जो पहली टर्म थी ये अननेसेसरी थी, आप चाहो तो माइनस इन्फिनिटी पर कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब जो बाद में गणना की ना अपने टी स्क्वायर कॉमन निकालने वाली वो यहाँ पे ही कर लो, फिर आपको बस x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखना है, बस आपको कैलकुलेशन मद्देनजर सही करनी है। मैंने सरल वो इन्फिनिटी बना ली इसलिए थोड़ा सा सरल कर लिया। अब आ जाओ अगले पर, अगले पर कैसे, ये जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है इस पर आ जाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 देन -2 देन +3 देन -4 देन +5 देन -6, अल्टरनेट प्लस माइनस का चिन्ह है, और ऐसी कुल कितनी संख्याएं ली गई हैं, 2n, n नहीं है 2n तक लेके गया। अगला डिनोमिनेटर में दिया है आपका n² + 1 और डिवाइड बाई कितना दे रखा है 4n² + 1 का अंडर रूट। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखो, ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका पहला टर्म ले लिया 1 प्लस अगला ले लिया 3, मतलब जो ओड टर्म्स है ना वो ले ली, प्लस अगला ले लिया 5 प्लस यूं करते करते इससे देखो अगर 4 नेगेटिव है ना तो 4 से ठीक पहले वाला पॉजिटिव भी है, 6 अगर नेगेटिव है ना तो 6 से ठीक पहले वाला 5 है ना वो पॉजिटिव भी है। ऐसे ही 2n अगर नेगेटिव है ना तो 2n से ठीक पहले वाला 2n -1 है वो आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, 2n -1 क्या मिल जाएगा, 2n -1 आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा। तो ये तो मैंने ओड टर्म्स छांट ली। बाकी माइनस में क्या कहेगा बताओ, माइनस में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
6 से आ जाएगा और कहाँ तक आ जाएगा, ये 2n तक आ जाएगा आपका। और डिवाइड बाई कौन है, डिवाइड बाई है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1। कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये विषम संख्याओं का योग हो गया। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, है ना। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2 मिनट पहले अपन ने किया था, कितना था वो, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्यूब्स घनों का योग n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ये प्रथम n विषम संख्याएं हैं और इन विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। जोड़ लो चाहिए, पहला 1 है वो 1 का स्क्वायर होता है, 2 का जोड़ 4 हो गया, 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का जोड़ देखो 9 हो गया और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इनका योग कितना होता है, n स्क्वायर माइनस, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 4 6 2n में से सब में से 2 कॉमन है ना, तो क्या बच गया 1 2 3 अप टू कहाँ तक, अप टू n तक। और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई इसमें से देखो n स्क्वायर कॉमन आएगा तो n बचेगा ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर तो ये बन गया और 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर ये बन गया। मैंने कितना कॉमन निकाल लिया, मैंने n कॉमन निकाल लिया। आ जाओ आगे, आगे बढ़ो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ये, n स्क्वायर बढ़ाइए माइनस 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। डिवाइड बाई नीचे चल रहा है n, साथ में ये अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर है प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर भी ये है। n स्क्वायर माइनस का है, n स्क्वायर प्लस का है, तो n स्क्वायर तो कट गया, तो माइनस का बच गया खाली n, तो ऊपर तो बच गया, ऊपर तो बच गया कौन, लिमिट n टेंस टू, मैं चलो अलग से लिख देता हूँ ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। ऊपर तो बच गया आपका माइनस का n और नीचे आपका है n अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो ये n से n भी कट गया ना। अब आ जाओ, यहाँ जैसे ही n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे ये 0 प्लस 1 यानी कि 1 बन जाएगा, और ये रखेंगे तो 0 प्लस 4 यानी कि 4 का अंडर रूट 2 बन जाएगा। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बन गया, नीचे तो 3 हो गया, ऊपर माइनस 1 है, नीचे बन गया 3, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/3। ओके, तो ये आपका हो गया है टोटल। अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली है और जिसके हमने टोटल 8 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आ जाओ अगली विधि पर आ जाओ। अगली विधि जो निकल के आती है वो कौन सी विधि है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। ये बड़ी काम की विधि है, बहुत अच्छी विधि है, छोटे छोटे से अच्छे अच्छे से सवाल भी इससे निकल सकते हैं। चलो पहले तो अपन विधि को समझते हैं कि विधि क्या है ये। अगर आपको एक u अपॉन v के रूप में कोई फंक्शन दिया जाए, मतलब अंश में कोई फलन fx दिया गया है और y में भी कोई फलन gx आपको दिया गया है, फैक्टराइजेशन मेथड कब अप्लाई करना है? पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सीधे सीधे काम नहीं कर रहा है ना, तब अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो विधियां हैं ये क्रमिक रूप से हैं। क्रमिक रूप से होने का मतलब है हमें पहले कौन सी विधि लगा के देखनी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगा के देखना है। अगर वो फेल कर रहा है तो हम किस पर जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पर जाएंगे। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम x की जगह a रखेंगे डायरेक्ट ऊपर भी और x की जगह a रखेंगे डायरेक्ट डिनोमिनेटर यानी कि नीचे भी, fa बट्टे जी बनेगा। लेकिन अगर इस fa बट्टे जी का मान इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है, वो दो प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना सकता है। fa का मान 0 हो गया, मतलब जैसे ही आपने fx में x की जगह a रखा, खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि वो 0 बन गया, और ऐसे ही gx में x की जगह a रखा तो वो भी कितना बन गया, 0 बन गया। तो ये कैसी फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, या फिर fa इन्फिनिटी बन जाएगा और ga भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आपको क्या मिल सकती है, फॉर्म मिल सकती है। तब आपको किस पर अप्लाई करना है, विचार करना है, तब आपको फैक्टराइजेशन मेथड पर विचार करना है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अच्छा साहब, मुझे fa का मान 0 मिल रहा है, तो फिर मैं 9th क्लास में जाऊंगा सीधे ही,
9th क्लास में एक थ्योरम चला करती थी। थ्योरम क्या थी कि आप किसी पोलिनोमियल में x की जगह a रख रहे हो और वो 0 मिल रहा है, इसका मतलब x माइनस है उसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम थी ना, कि आप किसी फंक्शन fx में x की जगह a रख रहे हो और आपको बदले में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका एक फैक्टर कौन होगा, उसका एक फैक्टर होगा x माइनस a। और ऐसे ही अगर आप gx में भी x की जगह a रख रहे हो और वो भी 0 बना रहा है, इसका मतलब gx का भी एक फैक्टर क्या है, x बराबर a। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो fx में से एक फैक्टर निकल के आएगा x माइनस a, बाकी कुछ और बच जाएगा, वो पड़ा रहेगा, मुझे मतलब नहीं है क्या बच गया। ऐसे ही जब gx को भी फैक्टराइज करेंगे तो उसमें से भी एक फैक्टर निकल के आएगा x माइनस a और बाकी कुछ साई x और बच जाएगा। मतलब हमने ऊपर fx के फैक्टर कर लिए, नीचे gx के फैक्टर कर लिए, और कॉमन फैक्टर मैंने देखा तो कॉमन फैक्टर मुझे क्या मिला, कॉमन फैक्टर मुझे मिला x माइनस a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये x टेंस टू a है तो x माइनस a मिलेगा, अगर ये x टेंस टू 2 होगा तो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर मिलेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। और चूंकि ये कॉमन फैक्टर है इसलिए ये अंश और हर दोनों से कट जाएगा। x की जगह a रखने पर 0 बन रहा था, इसी के कारण तो बन रहा होगा, x माइनस a होगा तो ही तो x की जगह, भाई x की जगह a रखने पर 0 कब बनेगा, आप सोच के देखो। x की जगह a रखने पर 0 केवल और केवल एक सूरत में ही बन सकता है, जब x माइनस a नाम का कोई ना कोई फैक्टर हो। अब वो जो कॉमन फैक्टर था वो काट ही दिया, अब तो इसका मतलब अब तो 0 बनेगा ही नहीं, अब 0 बनेगा ही नहीं तो रख दो, अब सब्स्टिट्यूशन कर दो। फाइनली करना सब्स्टिट्यूशन ही है, करना प्रतिस्थापन विधि लगानी है, अब लगा दी। अब ये 0 नहीं बनाएगा, अब ये 0 नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि 0 बनाने वाले तो कट गए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब फैक्टर करने के बाद में कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर को काटने के बाद में सब्स्टिट्यूशन फिर से करना है। शुरुआत भी सब्स्टिट्यूशन से करी, खत्म भी सब्स्टिट्यूशन पे करना है। शुरुआत सब्स्टिट्यूशन से करी तो मुझे पता लगा कि या तो 0/0 या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, इसलिए फैक्टर करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में प्रतिस्थापन करके देखा तो ही तो पता चला ना कि प्रतिस्थापन विधि फेल हो रही है। फैक्टर कर लिया, सरल कर लिया, सरल करके फिर से प्रतिस्थापन कर लिया। इसका मतलब बिना प्रतिस्थापन के सवाल तो होगा ही नहीं, ठीक है, चाहे फैक्टर करके कर लो और चाहे डायरेक्ट कर लो। यहाँ डायरेक्ट से आंसर नहीं आया इसलिए फैक्टर करके किया अपन ने। ओके, अब आप मेरे से एक प्रश्न पूछ सकते हो कि सर इन्फिनिटी कब बनेगा, तो भैया जी अगर ये इन्फिनिटी बन रहा है इसका मतलब fx 1/hx लिख सकते हैं, मतलब fx को 1/hx लिख देंगे। fx अगर अनंत बनेगा ना तो फिर hx है ना वो 0 बन जाएगा। आई बात समझ में? या फिर मैं ऐसा कर दूं, अगर ये इन्फिनिटी बन रहा है ना तो मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या, लिमिट x टेंस टू a, ये fx है इसको तो लिख दिया 1/hx, और ये gx है इसको लिख दिया 1/tx। hx 0 बनेगा तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, tx 0 बनेगा तो नीचे क्या बनेगा, तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा, बनेगा ना। तो इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a, tx तो ऊपर चला जाएगा और hx नीचे रह जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, अब ये 0/0 फॉर्म बन गया। तो 0/0 कन्वर्टिबल है किसमें, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल है इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया, केवल 0/0 पर फैक्टर किए अपन ने। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझने की बात थी, आप समझ जाओगे। अब करते हैं इसका एक सवाल। सवाल क्या है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्या दिया है, x टेंस टू 2, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये सवाल है। अब आपको क्लियरली दिख भी जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया क्या कि पहला काम तो क्या ही करना है, पहला काम तो दिमाग ही नहीं लगाना, सब्स्टिट्यूशन ही करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करो पहले, तो मतलब x की जगह 2 रख के देखो, तो ये 2 का क्यूब का मतलब हो गया 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, प्लस 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22, माइनस में कितना हो गया 6, डिवाइड में कितना आएगा, देखो डिवाइड में आएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 12 प्लस 8, ठीक है। चेक करो कि ये वैल्यूज कितनी बन रही हैं, ये वैल्यूज बन गई 22 और 8 30 हो गया, ऊपर माइनस का भी 30 हो गया, खत्म। 12 माइनस 12 0। भैया जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करके देखा
और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिला 0/0। आपको बताया था कि या तो 0/0 बनेगा या तो इन्फिनिटी बनेगा। पोलिनोमियल्स में लगभग 0/0 ही बनेगा। अब फैक्टर करने हैं, अब गुणनखंड कर लो, और तय बात है कि गुणनखंड में से x-2 एक गुणनखंड पक्का आएगा। गुणनखंड में से कौन, देखो x टेंस टू 2 लिमिट है ना, तो दिमाग की मत लगाओ, जैसे x टेंस टू a लिमिट थी तो x-a आया था, x टेंस टू 2 लिमिट है तो कॉमन फैक्टर पक्का ही x-2 ही बनेगा। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर तो आए 6 और गुणा करने पर आए 8, तो वो 4 और 2 होती है, तो इसके फैक्टर तो हो जाएंगे x-2 और x-4। और ऊपर मुझे पहले से ही पता है कि फैक्टर x-2 आना है, तो बचा हुआ लिख दो बस। x को किससे गुणा करूं कि x क्यूब बने, तो x स्क्वायर से। x स्क्वायर में अब ये माइनस का 2x स्क्वायर भी बन चुका है, बनाना था माइनस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बनाना था, जिसमें से 2 तो बन गया, तो माइनस का 4 बच गया, तो अगला आएगा माइनस का 4x। तो ये बन गया भैया जी कितना, ये बन गया प्लस का 8x, बनाना था कितना 11, बन गया 8, बच गया 3, तो प्लस का 3। ये लो साहब, ये फैक्टर हो गए। मैंने यूं उल्टे फैक्टर कैसे कर दिए, है ना, मुझे पता था कि x-2 बनेगा, इसलिए मैंने x-2 लिख दिया, बने तो गई तो लिख दिया, बाकी बचा हुआ लिख दिया बस, कैंसिल। अब 2 रख दो x की जगह, जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस में कितना आ गया 3, और 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 2। सरल कर लो, 7 में से 8 गया तो -1 तो ऊपर है, माइनस का 2 नीचे, तो प्लस का 1/2, ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, ये अच्छा सवाल है एक। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट क्या दी है x टेंस टू 1, और सवाल दिया है x स्क्वायर, x टेंस टू 1 है ना, x स्क्वायर प्लस x log ex माइनस log ex माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको मैंने बताया था कि दो प्रकार के फलन होते हैं, एक तो x और x की घातों में होता है, वो तो बीजीय फलन कहलाते हैं, एक में कोई ऐसा संकारक आ जाता है जो बीजीय नहीं होता, दैट कॉल्ड अबीजीय फलन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। तो ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है ना, तो कैसा भी हो अपने को तो काम करना है अपना। x की जगह 1 रखा तो ये बन गया 1, पहले मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, 1 हो गया है ना, जैसे ही अपन ने x की जगह 1 रखा तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, -1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1 -1, तो ऊपर भी बन गया भैया जी 0 और नीचे भी बन गया 0, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गई, ये 0/0 फॉर्म में हो गई। मतलब मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कोई आंसर नहीं मिला। अगर आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कोई आंसर नहीं मिलता तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे। फैक्टर कर लेते हैं चलो इसके, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 1। देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, ये एल्जेब्रिक है और ये भी एल्जेब्रिक है, ये दोनों ट्रांसीडेंटल है, एबीसी है ना, तो एल्जेब्रिक को पास पास ले आओ। एक्स स्क्वायर -1 के दो फैक्टर होते हैं, x-1 और x+1, ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन आ गया प्लस का log ex, और log ex कॉमन आने के बाद में बच गया x-1। ऐसे ही ठीक नीचे भी x स्क्वायर -1 है तो उसके फैक्टर भी हो जाएंगे x-1 और x+1। मैंने आपको क्या कहा था कि लिमिट अगर x टेंस टू 1 है तो कॉमन फैक्टर x-1 बनेगा, और आप देख लो x-1 कॉमन आ रहा है, तो x-1 को तो कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके काटा है ना, पूरे में से कॉमन ले लिया फिर काट दिया, बाकी बच गया उसमें डायरेक्ट x टेंस टू 1 रख दो, बाकी क्या बच गया लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, क्या बच गया ऊपर तो बच गया x+1 प्लस log ex, और नीचे सिर्फ क्या बच गया, नीचे सिर्फ बच गया x+1। अब x की जगह 1 रख दो, जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो गया 2, log 1 की वैल्यू हो गई 0, और 1 + 1 हो गया 2, कुल मिला के वैल्यू कितनी आएगी इसकी, कुल मिला के वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू -∞ होती है, log 1 बराबर 0, log 0 बराबर -∞। चलो जी साहब अगली विधि पर आ जाते हैं। अगली विधि क्या है, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है,
परिमेयकरण का मतलब हुआ परिमेय करना, रैशनलाइजेशन का मतलब हुआ रैशनल बनाना। अब रैशनल किसको बनाओगे, मतलब इंसान बनाना, तो कोई इंसान नहीं है उसको इंसान बनाओगे ना। तो परिमेयकरण करने का मतलब हो गया परिमेय करना, तो खुद परिमेय नहीं है वो, उसको परिमेय करना पड़ेगा। ऐसे ही समझ गए बात को। ये फिक्स मेथड का सवाल है, मतलब इसके सवाल दूर से ही चिल्लाते हुए आएंगे कि भैया मेरा रैशनलाइजेशन कर दो फटाफट। ठीक है, कैसे दिखेंगे आपको ये सवाल, आपको ये सवाल ऐसे दिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साई एक्स। यहाँ प्लस का चिन्ह भी आ सकता है, दोनों में प्लस का भी आ सकता है, दोनों में माइनस का भी आ सकता है, एक में प्लस एक में माइनस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब दो अंडर रूट होंगे, उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा। वो जो रूट है वो केवल न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं, केवल डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सवाल दिख जाए तो पहला काम तो क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है, परिमेयकरण ही करना, सॉरी प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो पहले तो x की जगह a रख के देखना है। जैसे ही आप x की जगह a रख के देखोगे तो क्या होगा, या तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, या तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। मोस्टली ये पोलिनोमियल्स के केस में 0/0 फॉर्म ही बनेगी, रेयरली ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगी कभी, लेकिन बन तो कोई सी भी सकती है ना। बनेगी मोस्ट कौन सी, ये बात की बात है, पर बन तो कोई सी भी सकती है ना। अब आ जाओ, अब करना क्या है, करना क्या है, करना तो वही है जो टॉपिक का नाम है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। रूट एफ एक्स प्लस रूट जी एक्स डिवाइड बाई रूट फाइव एक्स प्लस रूट साई एक्स। ये तो क्या है, ये तो आपका गिवन क्वेश्चन है ही। आपको करना क्या है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब विपरीत चिन्ह वाला लेना है। विपरीत चिन्ह वाला मतलब प्लस का है तो माइनस वाला ले लेना है, और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है ना। भाई आप केवल मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, किसी राशि को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका कॉन्जुगेट कौन हो गया, ये जो 5x प्लस साई एक्स है, इसका कॉन्जुगेट कौन हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट ऑफ 5x माइनस रूट ऑफ साई एक्स। इससे भी हम क्या कर देंगे, इससे भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रूट ऑफ 5x माइनस रूट ऑफ साई एक्स। ठीक है, मतलब अगर अगर अपरिमेय संख्या केवल अंश में है तो केवल अंश का परिमेयकरण करना है। अगर इर्रेशनल नंबर केवल डिनोमिनेटर में है तो केवल डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। और अगर इर्रेशनल नंबर दोनों में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, जैसे कि इसमें था, तो दोनों का रैशनलाइजेशन करना है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो बन जाएगा 5x माइनस साई एक्स गुणा, बच गया वो लिख दो, बच गया क्या 5x माइनस साई एक्स। ये तो ये टर्म बच गई, एक तो एक ये बच गई, बटे विपरीत चिन्ह वाले बच गए। आप देखो गौर से, सवाल ये था ना, अब ये उल्टा हो गया, ऊपर तो ये चला गया, नीचे ये आ गया, चिन्ह बदल गया, उल्टा हो गया चिन्ह बदल गया, उल्टा हो गया चिन्ह बदल गया, ये तो ये हो गया, और ऐसा का ऐसा ही रहा, चिन्ह बदल गया, रूट हट गए, ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म बन गई। मतलब मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ कि ये अगर पद्धति नहीं भी अपनानी है ना, तो ये क्या लिख दो, रूट हटा दो एफ एक्स लिख दो, रूट हटा दो जी एक्स लिख दो, रूट हटा दो 5x लिख दो, रूट हटा दो साई एक्स लिख दो, बीच का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये तो ये टर्म बन गई। और उल्टा कर दो, इसी को ऊपर लिख दो और इसी को नीचे लिख दो और बीच के चिन्ह बदल दो खाली, ये गुणा में बन गया, है ना। चलो जी, अब जैसे ही आप इनको सरल करोगे ना, इनको इसको, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें ये रूट वाला पार्ट नहीं है, तो कॉमन फैक्टर बनेगा x माइनस ए, मतलब ये फैक्टर मेथड ही लगेगा इसमें तो। और बाद में इसको क्या कर लेंगे, बाद में इसको अपन सरल कर लेंगे, और सरल करने पर लिमिट निकाल लेंगे। और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, सीधे x बराबर a रख देंगे, यहां अपन प्रतिस्थापन कर देंगे। यही बात समझ में। इसमें तो क्या करना है, पहले फैक्टर करके सरल करना है, फैक्टर करते ही कॉमन फैक्टर आएगा, वो कटेगा, कटने के बाद आंसर करना है।
और इसमें डायरेक्ट क्या कर देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना है, आंसर आपका सीधे ही आ जाएगा। ये कौन सी विधि कहलाती है? ये कहलाती है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण विधि। ठीक है, चलो इस क्लास में अभी इतना ही है, और परिमेयकरण विधि के अपन सवाल करेंगे और बाकी शेष बची हुई विधियां पढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में लिमिट के अगले टॉपिक के साथ।